नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आई वेलकम यू ऑल टू प्रतिदिन करंट अफेयर्स न्यूज सेशन, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऐसे सारे करंट अफेयर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इधर इट बी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल लिया गया है आसाम ट्रिब्यून से, जहाँ पे बात किया जा रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक्सपेंशन किया जा रहा है, इसी के रिलेटेड ये न्यूज़ है जिसको आप जीएस पेपर 3 के इन सारे टॉपिक से इंक्लूड कर सकते हो। नाउ ये टॉपिक क्या बोल रहा है, देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है दैट अनडाउटेडली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, इनफैक्ट साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बहुत पुश मिलना चाहिए और अभी मिलना स्टार्ट हुआ भी है, राइट। इसी के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, जिसको लीड किया जा रहा है बाय नेक्टार। नेक्टार स्टैंड्स फॉर क्या है, देखिए हम लोग ना A to Z सब कुछ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्टार का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। नेक्टार ये क्या है, ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ये जो नेक्टार है ये क्या इंट्रोड्यूस कर रही है आसाम में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओवरऑल साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको लॉन्च किया जा रहा है डोनर जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंडर एक स्कीम है, आपको पता होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएम डिवाइन स्कीम, जिसके तहत ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन का डेवलपमेंट हो। इस पीएम डिवाइन स्कीम के अंडर इंप्लीमेंट किया गया है ये प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोमोटिंग साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर नाउ सवाल होता है दैट साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ये है दैट कैसे फार्मिंग प्रैक्टिसेस में ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके, कैसे रूरल लाइवलीहुड इंप्रूव किया जा सके और कैसे इंटीग्रेट किया जा सके हमारा ट्रेडिशनल फार्मिंग नॉलेज को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स के साथ। और सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये है क्या साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जो मैं बार बार यूज बोल रहा हूं। आप ये पिक्चर भी ऊपर में देख पा रहे हो दोस्तों। नाउ पता है ये पिक्चर क्या दिखा रहा है, ऑफ कोर्स एक एग्रीकल्चर फील्ड जहां पे कुछ कुछ डिवाइसेस है जो क्या काफी मॉडर्न डिवाइसेस है, जैसे ड्रोन्स, राइट, जैसे सीडर मशीन है ना, एंड वेरियस मशीन टेक्नोलॉजीज। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक होता है जिसमें साइंटिफिक टूल का एंड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है और रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस अप्लाई किए जाते हैं। साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के की फीचर्स क्या क्या है, सबसे पहला जो की फीचर है वो ये है दैट इसमें हम लोग ऑर्गेनिक इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं, ना कि कोई भी फर्टिलाइजर या फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स का, राइट। तो यहां पे क्या यूज होता है, ऑर्गेनिक इनपुट्स। क्या नहीं यूज होता है, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हम लोग नहीं यूज करते हैं, राइट। ओके, दूसरा द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब यहां पे जो है ना सॉइल्स को टेस्ट करने का टेक्नोलॉजीज को भी इंश्योर किया गया, जिससे अगर से फॉर एग्जांपल आपका भी फार्मिंग लैंड है और मेरा भी फार्मिंग लैंड है ना, और इट इज नॉट मैंडेटरी ना दैट आपके फार्मिंग लैंड्स के क्वालिटी दैट इज वहां पे नाइट्रोजन का कंटेंट क्या है, फास्फोरस का कंटेंट क्या है, पोटेशियम का कंटेंट क्या है, मेरे लैंड में नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम का कंटेंट क्या है, अलग अलग है, राइट। तो ये जो सॉइल टेस्टिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये क्या करेगा, आपके जो एग्रीकल्चर फार्म लैंड है ना वहां पर वेरियस इन पैरामीटर्स को जज करेगा, मेरे एग्रीकल्चर लैंड के फार्मिंग लैंड के पैरामीटर्स को जज करेगा, और यह एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड्स और प्लांटेशन मटेरियल्स भी प्रोवाइड करने का प्रावधान है इसमें साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में। यही नहीं, डिजिटल एग्रीकल्चर और डेटा बेस्ड फार्मिंग किया जाएगा अंडर दिस साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जिसको अभी सेटअप भी किया जा रहा है। तो हम लोग यहां पे यही देखेंगे दैट इस एग्रीकल्चर के मेजर कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक क्लस्टर्स फॉर्म किया जाएगा, दैट इज रफली अराउंड 250 ऑर्गेनिक सर्टिफाइड क्लस्टर अक्रॉस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्म किए जाएंगे, और हर एक क्लस्टर को मॉडर्न साइंस एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस सिखाया जाएगा, राइट। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट।
दूसरा कंपोनेंट है कैपेसिटी बिल्ड किया जाएगा फार्मर्स के पास, क्योंकि देखो अब क्या है ना, अब फार्मर, ऐसा बात नहीं है दैट फार्मर्स फार्मिंग मेथोलॉजी ठीक से नहीं करना चाहता है, दे नो इट, बट द थिंग इज दैट व्हाट दे लैक इज दे लैक दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का टेक्निक्स, इनके पास उतना अच्छे टेक्नोलॉजीज नहीं है, राइट। तो यहां पे इनको अवेयरनेस जनरेट किया जाएगा दैट सॉइल की फर्टिलिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को कैसे इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है इस प्रोजेक्ट का वो है डेमोन्स्ट्रेशन फार्म लेबोरेटरीज, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन क्रिएट किए जाएंगे ऑफ फार्म लैब्स जहां पर फार्मर्स ऑब्जर्व कर सकते हैं साइंटिफिक ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को। अब देखो, एक चीज होता है बोलना, थ्योरी, और एक चीज होता है प्रैक्टिकल, है ना। इंसान थ्योरिटिकली भी सीखना इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल जो सीखा जाता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्यों ना यहां पे बोला जाता है दैट चलो भाई फार्मर्स, आप जो है ना साइंटिफिक ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड्स को ऑब्जर्व करो, उसके बेसिस पे आप लैब्स में प्रैक्टिसेस करो, राइट। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड्स, फार्मर्स जो है वो रिसीव करेगी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड्स, प्लांटिंग मटेरियल्स को, जिससे हेल्प हो सके दैट वो अपने क्रॉप प्रोडक्टिविटी एज वेल एज क्वालिटी को इनहांस कर सके, राइट। सो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ दिस टेक्निक दैट इज साइंटिफिक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर टेक्निक। और इसी के रिलेटेड बात किया गया था आर्टिकल में रिगार्डिंग वसुंधरा सॉइल टेस्टिंग टेक्निक के बारे में। नाउ ये क्या है, ये देखो, ये जो टेस्टिंग टेक्निक है ना, ये एक मेजर इनोवेशन है जिसमें वसुंधरा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन एंड सॉइल पीएच डिटेक्शन किट। अब देखो, सॉइल का भी पता है ना आपको, एसिड, कुछ सॉइल्स होता है जिसको हम लोग एसिडिक सॉइल बोलते हैं, कुछ को बेसिक सॉइल बोलते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तो ये जो बेसिक सॉइल एंड एसिडिक सॉइल्स होती है, यहां पे क्या बोला गया ना दैट अगर सॉइल पीएच टेस्टिंग किट रहेगा तो आप अपने फार्मिंग लैंड के सॉइल के पीएच को आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। आप समझ सकते हो दैट वेदर वो एसिडिक है या बेसिक सॉइल है। उसके, अब एसिडिक सॉइल है तो उसके ऊपर से आपको जो कंपोनेंट्स डालना है जिससे उसकी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकता है, वैसे कर सकते हो। तो इसीलिए बोला गया ये जो वसुंधरा सॉइल टेस्टिंग किट है, इसके की फीचर्स है दैट इसको डेवलप किया जा रहा है बाय टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC के थ्रू, राइट। और इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा नेक्टार के शिलोंग कैंपस में, जिसमें 25,000 किट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा टू ऑल द फार्मर्स अंडर विच स्कीम, अगेन PM डिवाइन स्कीम, राइट। तो ये देखो, ये सब जब चीजें याद रखोगे ना, इनको स्टोरी बेसिस में याद रखिए, क्योंकि इस बार का मेंस क्वेश्चन दिखा था ना आपको, एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा ना दैट शायद आपको क्विकली कहीं से क्लिक कर जाए, अच्छा हाँ ये भी पढ़ाया गया था, ओके, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या होने वाला है अगर वसुंधरा सॉइल टेस्टिंग किट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, वसुंधरा सॉइल टेस्टिंग किट, देयर इज हाई चांसेस दैट नेक्स्ट बार के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो वही बोला गया दैट फार्मर्स चेक कर सकते हैं सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन और सॉइल पीएच के वैल्यूज को 10 मिनट में, राइट। बायो इनपुट डोजेस रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या सॉइल फर्टिलिटी को कैसे इनहांस किया जा सके। और इससे फायदा क्या है ना, इससे अल्टीमेटली हमारे फार्मर्स को किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। इनफैक्ट हमारे फार्मर्स भी आत्मनिर्भर, दैट इज सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, राइट। सिंपली वो किट निकालेंगे, अपने घर, अपने जो खेत के सॉइल्स को टेस्ट करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर जो भी कंपोनेंट चाहिए वो जाके दुकान से खरीद के लाएंगे, है ना, और अपने फार्मिंग लैंड में वो इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो यही है वसुंधरा सॉइल टेस्टिंग किट के बारे में। अब यहां पे बात की गई थी डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स के बारे में भी, क्योंकि देखो ये प्रोजेक्ट जो है ना वो प्रमोट कर रहा है हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर एंड प्रिसीजन फार्मिंग को। अब इसको कैसे किया जा रहा है, ऑफ कोर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके, डिजिटल एग्रीकल्चर सिस्टम, ड्रोन बेस्ड डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके। अच्छा, कभी भी अगर आपके पास डेटा है, और डेटा के थ्रू तो देखो ना पूरे इतना जो बड़े बड़े कंपनीज वर्क कर रहे हैं दुनिया भर में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये इतना बड़ा कैसे बन गया, डेटास के ऊपर ये लोग गेम खेलते हैं, समझ रहे हो। अगर आपके पास डेटा है और डेटा में अगर काम कर रहे हो तो यस, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो यहां पे यही बोला गया, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस डिजिटल एंड स्मार्ट एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव। सबसे पहला बेनिफिट है दैट ये रियल टाइम मॉनिटर करता है क्लाइमेट,
सॉइल कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, जिससे जो फार्मर्स होते हैं ना उनको हेल्प होता है इन कनेक्ट डायरेक्टली टू द मार्केट्स। मतलब फार्मर्स जो है मार्केट्स में डायरेक्टली कनेक्ट करने में बहुत ईजी होता है। ये सपोर्ट करता है लाइवलीहुड जनरेशन इन रिमोट एरियाज एज वेल। यस, एंड अगर हम लोग बात करें IoT बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट्स इन असम, जो भी चीजें चल रही हैं, तो यस इट इज वेरी क्लियर दैट नेक्टार ने लॉन्च किया गया ये रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्मार्ट एग्रीकल्चर। और उस पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है पता है? पहले तो अब ये मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, वैसे प्रोजेक्ट जिसको एक चलाया जाता है मतलब टेस्टिंग के लिए, जैसे अगर आप सोचो एक बहुत बड़ा स्कीम को लॉन्च करना चाहते हो, जैसे अगर आपके सोचो मार्केट में आप कोई फूड प्रोडक्ट, एक बिस्कुट बना रहे हो, राइट? बिस्कुट को आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, पहले क्या करोगे? पहले आप फॉर एग्जांपल नौगांव रीजन, आप नौगांव से बिलोंग करते हो, तो आप क्या करोगे? नौगांव में हर एक लोगों को वो बिस्कुट खिलाओगे, या फिर अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली में आसपास के लोगों को तो बिस्कुट खिलाओगे, उनका रिस्पांस तो लोगे, अगर वो अच्छा बोलेगा तो बोलेगा वाह यार ये तो चलो सब कोई अच्छा बोल रहा है। तो इस टाइप के जो रिव्यूज लिए जाते हैं ना, इसी को हम लोग कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, है ना? तो वैसे ही असम में भी IoT बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिससे कि स्मार्ट एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया जा सके असम के डिफरेंट रीजन में, जिसमें 19 IoT डिवाइसेस को इंस्टॉल किया गया। कहां पे पता है? चिरांग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि चिरांग में लेमन और बनाना का बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होता है ना? तो वहां से जो भी डेटाज मिलेंगे, उसी डेटाज को धीरे धीरे ये लोग मैग्नीफाई करेंगे और लार्जर स्केल्स में अलग अलग रीजन्स ऑफ असम में इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, एज वेल एज पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्योंकि इसका फायदा ये होने वाला है, रियल टाइम क्लाइमेटिक कंडीशंस, रियल टाइम सॉइल कंडीशंस, रियल टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के डेटा हमारे पास प्रॉपर रहेगा, और इससे क्रॉप मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, राइट? नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल इन नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये न्यूज था। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हो GS पेपर 3 के इस होल एस्पेक्ट वाले टॉपिक से, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हो। नाउ क्यों ये न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट क्लीन एनर्जी कॉन्क्लेव 2026 को ऑर्गेनाइज किया गया था, और यहां पे हाईलाइट किया गया दैट हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, इनके पास पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट करने में, और इसी चीज को हम लोग को डेवलप भी करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो कॉन्क्लेव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लीन एनर्जी कॉन्क्लेव, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था? बाय इंटरनेशनल फोरम फॉर एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग IFOREST के शॉर्ट फॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है दैट हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है, उसके रिलेटेड नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना, जिससे डेवलप हो सके एक रोड मैप। रोड मैप किस लिए? एक ऐसा रोड मैप जो क्या बता सके दैट हाँ फ्यूचर में कैसे पूरा नॉर्थ ईस्ट एंड असम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। और जैसे रोड मैप यही होता है ना दैट, जिसमें जैसे अगर सोचे आपका करियर का रोड मैप क्या है, आप जैसे अगर अभी आप स्टूडेंट हो, आप क्या चाहते हो? ACS क्लियर करना, आप क्या चाहते हो? IAS बनना, IPS बनना। बाय द वे IAS एंड IPS का रिजल्ट ऑलरेडी निकल चुका है, अगर आप लोगों में से किसी ने क्लियर किया है तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। नाउ अब ये जो कॉन्क्लेव है नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्लीन एनर्जी कॉन्क्लेव ऑफ 2026, ये भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स देखो कौन कौन थे। गवर्नमेंट के लीडर्स थे, राइट? एनर्जी रेगुलेटर्स, इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल प्रोवाइडर। अब देख रहे हो यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो स्टेक होल्डर्स थे, इन लोगों को क्यों लाया गया है? क्यों लाया गया है इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव्स को? क्यों लाया गया है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को? जिससे क्या एक बोला गया ना, एक रोड मैप, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है ये, जिससे इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी अगर पोटेंशियल इंडिया का बात करें तो यस, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एस्टिमेट किया गया दैट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल जो है ना 130 गीगावाट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, है ना? और इसका की रीजन पता है क्या है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे वाटर बॉडीज है, तो बहुत सारे वाटर बॉडीज मतलब हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं, राइट? और यस, सन तो सब समय ही चमकता है यहाँ पर, राइट? तो सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ कुछ पॉकेट्स में तो विंड एनर्जी का भी कहा जाता है पोटेंशियल है। देयरफॉर बोला जा रहा है दैट ये जो रीजन है इट कैन बिकम अ मेजर हब फॉर इंडिया का क्लीन एनर्जी एक्सपेंशन। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया बहुत ज्यादा फोकस में है। बट अभी पता है ना, आसान तो हम लोग बोलते हैं ना भाई फोकस में भैया,
प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है, क्या चैलेंजेस है? तो वही बोला गया दैट भले ही पोटेंशियल है बट कुछ कुछ चैलेंजेस है। जैसे मेजर चैलेंजेस में यही बोला गया दैट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, देयर इज लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स है और पॉलिसी और रेगुलेटरी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इनफैक्ट एक्सपर्ट जो है ना वो लोग तो ये स्ट्रेस डाल रहे हैं दैट यस कहीं ना कहीं पॉलिसी क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑफ टेक सर्टेनिटी शुड बी कंफर्म्ड, है ना। मतलब सही फॉर एग्जांपल आपने घर के ऊपर आपने वो सोलर वाला पैनल लगा दिया सरकार के स्कीम्स के अंडर आकर, राइट। अब आप जो इतना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, तो उसको ऑफटेक करना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, राइट। तो वही बोला गया दैट देयर इज इंटीग्रेटेड स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन प्लानिंग एज वेल। These measures will help convert identified energy potential into bankable renewable projects. Now, रोल अगर देख लीजिएगा रिन्यूएबल एनर्जी का इन एनर्जी ट्रांजिशन, वो क्या है? देखो, अगर हम लोग रिप्लेस कर देना फॉसिल फ्यूल्स को, वो जो तो होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो आपको पता ही है, राइट। अभी जितना भी अभी आप भी जो ये मोबाइल देख रहे हो, आपका जो मोबाइल चार्ज हुआ है ना, किससे चार्ज हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में क्या रिक्वायरमेंट है? कोयला, कोल। और कोयल क्या है? या क्या रिन्यूएबल एनर्जी है? नो नो नो, दिस इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ, दिस इज फॉसिल फ्यूल जिसको हम लोग जला रहे हैं। तो अगेन रिप्लेस करना तो मुश्किल है, बट हाँ वही बोला गया दैट रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट मेंट टू रिप्लेस फॉसिल फ्यूल इमीडिएटली, बट कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड, एक फ्लेक्सिबल एनर्जी सिस्टम को हम लोग को क्रिएट करना है, राइट। वही बोला गया दैट हमारा जो फ्यूचर होने वाला है ना एनर्जी सिस्टम्स का, वो रिलायबल, फ्लेक्सिबल और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल होना चाहिए। और वही बोला गया दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बात करें, यस हाइड्रो पावर डोमिनेट करता है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, इन रीजन्स में काफी ज्यादा हाइड्रो पावर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर लार्ज हाइड्रो पावर पोटेंशियल्स है, क्योंकि ये रीजन माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स बहते हैं। इनफैक्ट क्या सोलर एनर्जी का ग्रोथ नहीं हो सकता? क्या बिल्कुल हो सकता है। और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर देख लीजिएगा ना, अपॉर्चुनिटीज तो भर भर के है। असम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, These are the regions जहां पे सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी को ग्रो करने का हमारे पास पोटेंशियल छुपा हुआ है। नाउ व्हाट इज नीडेड, व्हाट इज रिक्वायर्ड? द रिक्वायरमेंट इज दैट हम लोग कैसे इस पोटेंशियल को एक्चुअली में हार्नेस करें, राइट। वही बोला गया दैट देयर इज इंपॉर्टेंस फॉर इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन। नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंट है इंडिया के एनर्जी ट्रांजिशन के लिए? अगर इंडिया एनर्जी वाइज अगर धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रांसमिशन हो जाए तो क्या फायदा होगा? इससे इंडिया का जो क्लाइमेट कमिटमेंट थे ना, INDC याद है, इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, है ना, जिसमें 2030 तक हम लोग हम लोगों ने वादा किया दैट बहुत सारे गोल्स हम लोग अचीव करने वाले हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट। तो उस कमिटमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। पहली बात तो डिपेंडेंस जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स में वो बहुत ज़्यादा घट रहा है, घटेगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ईरान और US वॉर में क्या हो रहा है। मेनली तो कंसर्न यही है ना दैट एनर्जी हमारे पास सप्लाई नहीं होगा एंड ऑल, राइट। इंप्रूव होगा रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कहीं ना कहीं प्रमोट होने वाला है एनर्जी सिक्योरिटी। इसीलिए बोला जा रहा है दैट नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इट कैन प्ले अ स्ट्रैटेजिक रोल इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए। आई होप दैट दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट, असम सिस्मिक रियलिटी एंड प्रिपेयर्डनेस। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप रिलेट कर सकते हैं GS पेपर 1 के इन सारे टॉपिक से, ज्योग्राफी, अर्थक्वेक, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी, और GS पेपर 3 में तो आपको पता ही है डिजास्टर मैनेजमेंट तो है ही, राइट। नाउ आपको यहाँ पे ये आर्टिकल में ये बोला गया दैट जो सिस्मिक वल्नरेबिलिटी है, अच्छा बाय द वे सिस्मिक रियलिटी, सिस्मिक वल्नरेबिलिटी, सिस्मिक जब भी वर्ड दिखे ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए अर्थक्वेक, राइट। तो वही बोला गया दैट असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना काफी ज्यादा वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक। आपको पता भी होना चाहिए रिसेंटली एक नया मैप निकाला गया है जिसमें असम एंड पूरे नॉर्थ ईस्ट को सबसे भयानक जोन दैट इज जोन 6 में रखा गया है। पहले क्या था ना, पहले था जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 2, 3, 4 था, राइट, और 5 था, सॉरी, हाँ। अभी क्या किया है, 2 तो है ही, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, राइट। मतलब पहले 4 जोन्स थे, अभी 5
अर्थक्वेक जोन्स कर दिए गए हैं, राइट। और असम और नॉर्थ ईस्ट को पूरा ये डेंजर वाले, सबसे डेंजर वाले जोन में रखा है। इसीलिए तो देखो ना, पूरे इंडिया को कंपेयर अगर करके देखोगे, असम में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, राइट। तो यहाँ पे यही बोला गया दैट ये इतना वल्नरेबल क्यों है भैया पूरा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि टेक्टोनिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चलती है यहाँ पे, राइट। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट टकरा रहा है, जियोलॉजिकल कंडीशंस और ऐसा है, और रैपिडली डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो इसीलिए बोला जा रहा है दैट देखो, वैसे तो हम लोग अर्थक्वेक को बिल्कुल प्रिवेंट नहीं कर सकते, बट मिटिगेट तो कर सकते हैं ना। मतलब हम लोग को पता है दैट अर्थक्वेक आएगा और उसके इंपैक्ट से हम लोग कैसे अपने आप को बचा सके। तो वही बोला गया, हम लोग को स्ट्रिक्ट बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, इंप्रूव्ड प्लानिंग करना पड़ेगा, एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और पब्लिक अवेयरनेस को इंश्योर करना पड़ेगा, विच कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस और द डैमेजेस जो क्या लाइफ को कॉज हो रहा है। तो इसीलिए यहां पे बोला गया दैट क्यों, पहली बात तो ये बोला गया दैट असम हाईली अर्थक्वेक प्रोन क्यों है, क्योंकि टेक्टोनिक लोकेशन, राइट। जैसे आपको पता ही है दैट पहले था यूरेशियन प्लेट, इंडियन पेनिनसुला प्लेट जैसे टकराया वैसे ही माउंटेन्स बने, राइट। और उसके बाद जो है ना, जब जैसे कोलिजन हुआ, तो ये जो अभी जो असम या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बेल्ट देख रहे हो, ये पूरा रीजन वो कोलिजन जोन्स के ऊपर ही लाई करता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर तो अर्थक्वेक आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज की अगर बात करें, यस, कोलिजन ऑफ दीज प्लेट्स हैज क्रिएटेड एक स्ट्रॉन्ग सिस्मिक एक्टिविटीज, जिसके कारण फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है। मोर ओवर, पता है पूरे असम के रीजन या फिर नियर बाई रीजन के सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लीजिएगा, यहाँ के सॉइल्स में सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा है। इट इज मोर प्रोन टू इरोजन ही नहीं, रादर लिक्विफैक्शन, क्योंकि लिक्विफैक्शन, सॉइल लिक्विफैक्शन मतलब क्या होता है ना, ये वाला पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है आपको दिख रहा है, रास्ता एकदम नीचे गिर गया है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है ना, सॉइल जो है ना टेम्परली लूज कर लेता है अपना स्ट्रेंथ ड्यू टू अर्थक्वेक, क्योंकि अर्थक्वेक इतना भयानक होता है ना दैट सॉइल में उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, वो लिक्विफाई हो जाता है, वो नीचे एकदम लिक्विड की तरह, मतलब लिक्विड तो क्या तरह तो नहीं, मतलब वो नीचे स्लाइड कर जाता है, राइट। उस चीज को हम लोग सॉइल लिक्विफैक्शन बोलते हैं। बट वो सॉइल लिक्विफैक्शन होता क्यों है, अगेन अर्थक्वेक के कारण, राइट। नाउ इस आर्टिकल में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई थी, तो मैंने सोचा दैट क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटास दिए गए हैं, और मामा ने तो बोल ही दिया है भाई दैट इस बार तो डेटास पूछो, है ना। तो यस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी। व्हाट आई विल डू इज दैट, मैं ना इसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, लिंक से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी, ये चीज अपने डिजास्टर मैनेजमेंट के जहां भी आपने नोट्स बनाए हैं, वहां पे नोट्स कॉपी में क्लियरली लिख लीजिएगा, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहां पे यही बोला गया दैट यस, मेजर अर्थक्वेक इवेंट्स जो असम में अभी तक हुआ है उसमें आते हैं 1897 का मैग्नीट्यूड 8.7 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक, जो कि अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक इंडिया के हिस्ट्री में माना जाता है। 1950 में 8.6 अर्थक्वेक, जो कि अगेन मैसिवली डिस्ट्रक्शन हुआ था असम एंड तिब्बत के वेरियस रीजन्स में। 1943 में मॉडरेट रेंज ऑफ बहुत सारे अर्थक्वेक आए थे। 2016 में लास्ट स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक जो आया था, राइट। तो ये सब कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स है जिसके कारण मेनी थिंग्स हैव चेंज्ड इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अच्छा, now the problem was also is that what are the risk factors of it, that देखो recent decade में वही बोला जाता है that there are several factors जिसने increase किया the potential damage from the earthquake। जैसे रैपिड अर्बनाइजेशन एक मेजर फैक्टर है, क्योंकि क्या होता है ना दैट सिटीज रैपिडली एक्सपैंड कर रही है विदाउट प्रॉपर अर्बन प्लानिंग, है ना। अब अगर अर्बन प्लानिंग करोगे ही नहीं, अगर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट प्रूफ बिल्डिंग नहीं बनाओगे तो कैसे चलेगा। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, राइट, क्योंकि आप बिना अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के कंस्ट्रक्शन कर ले रहे हो। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वल्नरेबल रीजोन्स में, इंडस्ट्रीज बैठा दे रहे हो, अरे भाई बैठाओगे तभी ना, देखो ना पहले दैट वो रीजन वल्नरेबल जोन है क्या नहीं अर्थक्वेक का रिलेटेड, राइट। इनफैक्ट कुछ कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बात की गई थी आर्टिकल में, जैसे प्रोबेबिलिस्टिक अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट। इसका फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा दैट ये अर्थक्वेक हैजार्ड असेसमेंट को प्रोबेबिलिस्टिक वे में देखेगा, जिससे एस्टिमेट किया जाएगा फ्यूचर अर्थक्वेक रिस्क को, और साथ ही साथ यूज की जाएगी स्टैटिस्टिकल मॉडल और पास्ट अर्थक्वेक डेटास को भी। यही नहीं, एक्सपैंड किया जाएगा स्ट्रक्चरल कवरेज को। वही बोला गया द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नाउ इंक्लूड्स लॉन्ग डिस्टेंस पाइपलाइन, अर्थक्वेक एम्बैंकमेंट्स, टनल्स, कोस्टल स्ट्रक्चर्स। मतलब पहले क्या होता था ना, ये सब जब स्ट्रक्चर्स बनाई जाती थी, वो पाइपलाइन हो या फिर एम्बैंकमेंट्स हो, टनल, कोस्टल, इसको ना कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स में देखा ही नहीं जाता था, ऐसे ही बना लिया जाता था। बट अभी 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 मेक श्योर किया जाएगा जब भी इसका कंस्ट्रक्शन हो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स प्रॉपरली फॉलो किया जाए। यही नहीं,
पब्लिक बिल्डिंग्स जो होती है, सरकारी बिल्डिंग्स, उनका भी सेफ्टी के बारे में बात किया जा रहा है, दैट स्पेशल फोकस रहना चाहिए स्कूल्स, कॉलेजेस एज वेल एज हॉस्पिटल्स में, राइट। सो व्हाट आर द रिवाइज सिस्मिक जोन्स? एज आई सेड, पहले 4 सिस्मिक जोन थे, जोन 2 से लेकर जोन 5 तक। अभी क्या हो गए? 5 सिस्मिक जोन हो गए, जिसमें 2, 3, 4, 5 और 6। और ये जो एक्सट्रीमली हाई वाला जोन है ना, इसी में आता है हमारा असम भी। इनफैक्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला देखिए, दिस मैप, कैन यू सी दिस मैप? ये अर्थक्वेक जोन्स को शो कर रहा है, राइट। ये देखो जोन 6, राइट। ये जो भगवा कलर में है, ऑरेंज कलर में, वो जोन 5 है। उसके बाद देखो जैसे कलरिंग चेंज होती है, कैन यू सी दैट? नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दैट, घर में आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट का नोट कॉपी है ना, उसमें जाके इस वाले डेटा को आप अपडेट कर दीजिए, राइट। इंडिया का मैप पहले तो बनाइए, और बनाइए कौन सा है जोन 6, राइट। देखो अगर आपको सोचो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में आ गया दैट असम फॉल्स इन जोन 5, तो आधे तो बच्चे पता है उसको टिक करके आ जाएंगे, नहीं नहीं, अरे पहले था जोन 5, अभी जोन 6 है। नया वाला जो मैप निकाला है उसके हिसाब से हम लोग को इंटरप्रेट करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। देखो मामा ने बोला है दैट बहुत अभी ट्रिवियल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसीलिए मैं मेक श्योर करूंगा दैट ट्रिवियल क्वेश्चंस में आप लोग का प्रॉपर ध्यान किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं दैट ये अब जो लेसन देख रहे हो, इसको लेसन देखने के बाद भी आप छोड़ दो। इसलिए मैं बीच बीच में ना बोलता रहूंगा दैट देखो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। जिससे क्या मैं चाहता हूं दैट आपका भला हो ओवरऑल, है ना। तो साथ ही साथ ये भी बोला गया दैट क्या क्या ऐसा मेजर्स चाहिए जिससे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस से इंश्योर किया जा सके। देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या ना बिल्डिंग कोड्स बना के रखे हुए हैं, दैट इज ऐसा बिल्डिंग बनाओगे तो इतना भीतर तक आपको उसका बीम डालना पड़ेगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए। उस बिल्डिंग कोड्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। हम लोग को साइंटिफिक अर्बन प्लानिंग करना पड़ेगा, जिससे कभी भी अगर हाई रिस्क सिस्मिक जोन में कंस्ट्रक्शन को अवॉइड ही करे तो अच्छा है, राइट। सॉइल टेस्टिंग करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन से पहले, देखना पड़ेगा दैट वो एल्यूवियल सॉइल है या सेडिमेंट्री सॉइल है। अगर एल्यूवियल सॉइल, सेडिमेंट्री, व्हाटसोएवर, कैसा भी सॉइल हो, बट स्टिल हम लोग को सॉइल के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को चेंज करना पड़ेगा, राइट। पब्लिक अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, दैट इज कहीं ना कहीं ट्रेनिंग होना चाहिए ऑन अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स। और गवर्नमेंटल रेगुलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंटल अगर रेगुलेशंस करें ना तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं अनसेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को, राइट। जिससे क्या फ्यूचर में, देखो आप ऐसा तो नहीं है ना दैट अभी आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया फिर 2 साल बाद वो खराब हो गया, क्या ही फायदा। एक बार कैसा कंस्ट्रक्शन करो जिससे आने वाले 30-35 साल तक तो चले, समझो बात। तो वही चीज के बोला गया दैट यस हम लोग को नीड है दैट अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस अपने आप को हम लोग को करना पड़ेगा, राइट। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। सो विद दिस वी कम टू एन एंड, थैंक यू।